हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, जिसमें हम लोग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे और बेसिकली सी लैंग्वेज के बारे में। तो जितने भी हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इनका जो यूज़ है वो क्या है। जब हम लोग कोई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, बहुत सारी एप्लीकेशन है, सिस्टम एप्लीकेशन है, कमर्शियल एप्लीकेशन है, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और आज की डेट में इनके बगैर अगर हम लोग सर्वाइव करना चाहते तो वो डिफिकल्टी रहेगा, बिकॉज मैनुअल के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा बेटर है। तो इस सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि जब हम लोग ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं बेसिकली ये एक्चुअली डेवलप कैसे हुए हैं। तो जैसे हम लोग अपनी कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कम्युनिकेशन एक मीडिया है जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपना जो व्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। तो सेम थिंग यहाँ पर भी हमारे पास जब अगर कंप्यूटर के साथ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो हमारा एप्लीकेशन है। तो जब हम लोग इस एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज करते हैं, एज ए टेक्सचुअल वे से, एज ए यूटिलिटीज के अकॉर्डिंगली या एज ए ग्राफिकली हम लोग इसको यूज करते हैं, तो कंप्यूटर उसको परफॉर्म करता है। बट वो कैसे करता है? तो वो जो इंटरनल पार्ट है वो एक्चुअली मशीन है। तो मशीन लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उस पर मैनिपुलेट होता है सारा कुछ। बट ये बेसिकली होता कैसे है, कैसे यूज किया जाता है? तो मोस्ट थिंग यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं वो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो हमें यूज करनी होती है। जब हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू कोई प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर राइट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस चीज को अंडरस्टैंड करता है और उसे यूज करता है। वो कैसे है, ये टॉपिक में हम लोग आज एक्सप्लेनेशन करेंगे सारा कुछ कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कैसे यूज होती है, इनको कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसके जो मशीन कोड होते हैं वो कैसे बनते हैं और इनका आगे बेनिफिट क्या है। तो ये सारा हम लोग कवर अप करेंगे इस चीज में। तो ये हमारा आज का वीडियो है जो हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल का, तो उसके अंदर हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में करेंगे। बेसिकली सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज है जो आज की डेट में चल रही है, बट हम लोग फोकस करेंगे जो जब हम लोग कोई भी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उसका बेस हमें तैयार करना है और ऐसी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है जो आगे जाके हमें हेल्पफुल होती है और किसी भी अपर लेवल पर इसे हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो सी इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज जो हमें यहाँ पर यूज करनी है। अब सी के बारे में, जो सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मेन थिंग जहाँ पर हमारा सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली होएगा, तो सी लैंग्वेज की बात अगर हम लोग करते हैं तो अगर इस चीज को हम लोग देखें कि 70s में बहुत सारी लैंग्वेज जो डेवलप हो चुकी थी जिनको यूज किया जाता था, उसमें बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज थी जैसे PLI, एल्गोस, पास्कल, फॉर्टेंस, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज थी उस टाइम यूज की जाती थी। तो 1972 में एक लैंग्वेज आई जिसका नेम था सी, जिसको बेल लेबोरेटरी AT&T के नाम से आजकल जानी जाती है। तो USA में तो 1972 में जाकर इसे डैनी रिचेस ने इसे डेवलप किया और डिजाइन किया। तो उस केस में जितनी भी लैंग्वेज पहले जो यूज की जाती थी उसके कंपैरेटिवली ये लैंग्वेज उनसे बेटर थी। तो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट इस चीज को ज्यादा यूज किया गया, ज्यादा स्प्रेड हुई और लोगों ने इसे अडॉप्ट किया। तो ये एक सरप्राइज था डैनी रिचेस के पास कि इस लैंग्वेज को इतना क्यों प्रेफर किया जाता है। बिकॉज उस टाइम कुछ लैंग्वेज भी आई थी जो पास्कल एंड APL लैंग्वेज, तो वो न्यूर लैंग्वेज थी, बट उनके कंपैरेटिवली अगर बात करें तो सी ने उनको पुशअप किया और ज्यादा पॉपुलर हुई। तो उसका रीजनिंग था कि इन लैंग्वेज के कंपैरेटिवली ये जो लैंग्वेज थी जो ज्यादा लेवल थी, सिंपल और इजिएस्ट वे में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली लोग मतलब ये जो ज्यादा अडॉप्टेबल हुई इस टाइम, तो 1972 में और पूरा इसने होल्ड कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा प्रेफर किया गया सी लैंग्वेज के ऊपर। बहुत सारे ऐसे रीजन है कि आज की डेट में भी हम लोग अगर बात करें कि सी लैंग्वेज को हम लोग क्यों चूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे रीजन है।
जिनके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बात करें कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग वर्क करते हैं तो उसमें हमारे पास सी शार्प, जावा, C++ ऐसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है वो आजकल की मतलब एक फेमस लैंग्वेज मानी जाती है, बिकॉज दीज लैंग्वेज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स। जो इसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ ऐसे उसके एलिमेंट्स होते हैं जैसे क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, टेम्पलेट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, रेफरेंस, बहुत सारे ऐसे फीचर उसके अंदर डाले हुए हैं। बट अगर हम लोग बात करें कि इन को अगर हमने यूज करना है, इन एलिमेंट को अगर हमने यूज करना है, तो आपका अगर सी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप इनको अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें कि C शार्प एंड जावा के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, इनको यूज करना चाहते हैं, बट उससे पहले हमें सी लैंग्वेज आनी जरूरी है। एंड C++, C# और जावा, इसमें जो प्रिंसिपल्स मेन यूज किया जाता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज की जाती है। तो इनके ऊपर मतलब ये प्रोग्रामर्स को ज्यादा एडवांटेज क्रिएट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने इन लैंग्वेज के ऊपर टोटली होल्ड करना है तो हमें सी के एलिमेंट के जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल जब हम लोग मानते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल एंड सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स को आपको अच्छी तरह से होल्ड करना होगा, तभी हम लोग इन लैंग्वेज के ऊपर अपना जो है होल्ड कर पाएंगे। कुछ ऐसी आजकल का इन्वायरमेंट आ चुका है जो प्रोग्रामिंग टूल के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करते हैं, जहाँ फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, जिसमें कुछ लैंग्वेज को क्लबबर्ड करके सॉफ्टवेयर डेवलपिंग किया जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो C++ है या जावा बेस्ड ऐसी प्रोग्रामिंग टूल है या फ्रेमवर्क बने हुए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो उनकी इंटरनल कोर है वो सी लैंग्वेज के साथ ही बनी हुई है, तो उनके अकॉर्डिंगली इसको प्रेफर किया जाता है जब भी हम लोग फ्रेमवर्क में यूज करते हैं। अब बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि सी लैंग्वेज को प्रेफर इसलिए भी किया जाता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ऐसे जितने भी कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनमें मोस्ट कुछ ऐसे डिवाइसेस के साथ हम लोग वर्क करते हैं जहाँ ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं कि प्लग इन किया, यूज कर लिया, बट वो इंटरनली उसे इंस्टॉल करना होता है, जहाँ की ऑटो इंस्टॉल्ड होते हैं वो जो डिवाइस हैं जो उनके ऊपर यूज किए जाते हैं। तो उन पर भी हम लोग अगर ये बात करें कि सी का ज्यादा होल्ड है, बिकॉज सी का कुछ ऐसा पार्ट जो एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर यूज किया जाता है, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, तो इनके अंदर कुछ ऐसी कमांड्स हैं या ऐसे कुछ डिवाइसेस, ड्राइवर्स हैं जो इनके थ्रू यूज किए जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी वर्क करता है। जो आजकल का ट्रेंड है, जो मॉडर्नाइज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल डिवाइस को यूज करते हैं, तो उसमें जो उसका ऑपरेटिंग है और जो उसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ कुछ ऐसे जो आज की बात में बात करें कि कॉमन कंज्यूमर डिवाइस जो हैं, जो माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, डिजिटल कैमरास है, तो जो आजकल यूज किए जाते हैं, तो उसमें जो उसका जो ऑपरेटिंग है, जो उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो सी लैंग्वेज के थ्रू भी यूज किए हुए हैं। 3D गेम्स के अंदर कहीं ना कहीं यह सी का इन्वॉल्विंग है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो नेविगेट करते हैं, जैसे स्पेसशिप है, जो फायर बुलेट्स है, तो ये भी सारे जो इन्वेंटर्स है तो वो सी के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए हुए हैं। अगर हम लोग बात करें कि सी जो है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, कि वो अपर लेवल और लो लेवल दोनों फीचर को हम लोग यूज करवा के कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर लो लेवल की हम लोग बात करें कि वो डिवाइस जो है जो मशीन के बिल्कुल क्लोज है, जो मतलब ऐसे कुछ इसके कोड्स हैं जो मशीन के साथ कम्युनिकेट डायरेक्टली करते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करके उसे यूज करवा सकते हैं। तो सी हमें ऐसे कुछ लैंग्वेज एलिमेंट प्रोवाइड करता है कि विदाउट कोई कंप्रोमाइजिंग हम लोग उनको यूज करवा सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर। तो मतलब इसका ऑल ओवर सभी पर कंट्रोल है। तो आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर लो, चाहे ऑफलाइन एप्लीकेशन की बात कर लो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट की बात कर लो, एंड जो आजकल के डिवाइस वगैरह जो यूज हो रहे हैं
उन पर जो कंट्रोलिंग है, ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली गेमिंग्स में एंड ऑल ओवर सभी में मतलब इसका इन्वॉल्विंग है। तो मतलब 1983 में इसे अडॉप्ट किया गया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो वहाँ पर कमिश्नर्ड एज ए कमेटी के थ्रू इसको लेबलिंग किया गया, स्टैंडर्डाइज किया X3J11 के साथ। तो कुछ टाइम इन लेटर्स इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और उसको एक लेबलिंग किया गया, IO सर्टिफाई किया गया अमेरिका में 1989 और 1990 का जो उसको ISO अप्रूवल मिला। और एंड 1994 में जाकर TC1 जो का लेबलिंग इसको मिला एज ए वर्जनिंग के अकॉर्डिंगली इसे यूज करवाया गया। टेक्निकली कॉरिग्रेडेड 1 के नाम से इसे यूज किया और कई उसके मतलब ऐसे फीचर्स है इसके अंदर, उनको करेक्ट किया गया, क्लैरिफिकेशन की गई उसके अकॉर्डिंगली। एंड आफ्टर दैट जब सारा वो कंप्लीटिंग करने के बाद उसमें जो रेक्टिफिकेशन करने के बाद कुछ नई लाइब्रेरी उसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई। 1995 में जाकर TC2 मतलब जो उसका सेकंड वर्जन एडिशन जो था वो मार्केट में आया एंड उसके अंदर कुछ माइनर करेक्शन की गई और जो कमर्शियली वे से उसे आगे लॉन्च किया गया उस चीज को। अब मेन थिंग है इसके अंदर ये है कि ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि ऐसे उसे यूज किया गया। और अगर हम लोग बात करें कि जहाँ पर कि अगर हम कोई सिंपल इंग्लिश कीवर्ड हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं तो ये ज्यादा इजिएस्ट वे से इसे यूज किया जाता था। और अगर हम लोग मशीन के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो मशीन जो है वो एक मतलब बाइनरी कोड के साथ वर्क करती है, मशीन कोड के साथ वर्क करती है। तो बेसिक कंसेप्ट इज कि यहाँ पर जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लो लेवल में या मशीन लेवल्स में। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो रहता है वो कंपाइलर का भी रहता है। तो कंपाइलर एक तरह का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई ग्रामेटिकली रूल को फॉलोज नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स आती है तो वो अंडरलाइन की जाती है, तो विदाउट उसके वो कंप्लीशंस नहीं होती है। ऐसे सी में कुछ रूल्स हैं, उसके में भी कुछ ग्रामेटिकली रूल्स वगैरह होते हैं, तो उनको हमें फॉलो करना होता है। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, रॉन्ग राइट करेंगे, तो वो हमें चेकआउट करना होता है कि यहाँ पर हमारा ये करेक्ट है या नहीं है। तो और अगर वो करेक्ट होएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे उसको कन्वर्ट करते हैं, जो उसके नेटिव कोड होते हैं जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कंपाइलर है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, तो ये ट्रांसफर करता है आपका जो सोर्स कोड है, इनको जो हम लोग रिटर्न करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो हमारा नॉर्मली जो इंग्लिश कीवर्ड के साथ हम लोग राइट करते हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है लैंग्वेज, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली हम लोग राइट करते हैं और ये कन्वर्ट करती है उसको टारगेट लैंग्वेज में। तो जो आपकी जो टारगेट लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी कोड्स या मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड, उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। और ये मतलब ट्रांसफॉर्मिंग करना होता है और इसका जो मेन रोल होता है ये होता है कि ये जो प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट करेगा जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में। इसमें कंपाइलिंग और डीकंपाइलिंग को हम लोग लेकर चलते हैं। तो कंपाइलर एंड डीकंपाइलर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है जो दोनों टाइप से ये वर्क करता है। एंड प्रोग्राम इज ट्रांसलेट जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू जब उसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो ट्रांसलेशन है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू होता है। एंड सोर्स टू सोर्स ट्रांसलेटर होता है जो उसे कन्वर्ट करता है एक सोर्स से दूसरे सोर्स में। एंड लैंग्वेज कन्वर्टर है जो उस एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्टिंग करता है। तो ये कंपाइलर के कुछ रोल्स हैं जो इंटरनली उससे यूज किए जाते हैं। तो लैंग्वेज रीरिटर्न की जाती है, प्रोग्राम को मतलब उसे ट्रांसलेट करवाया जाता है उसके एक्सप्रेशन को कि दूसरी टारगेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। तो वो ये सारा वर्क जो होता है वो कंपाइलर के थ्रू होता है। और जो इंटरप्रेटर है उसका काम भी यही होता है, बट अगर हम लोग इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर एक्चुअली ट्रांसलेट करता है कोड वन एट ए टाइम्स।
मतलब एक लाइन को उठाना है, उसे चेकआउट करता है एंड उसे ट्रांसलेट करता है और फिर उसको आगे एग्जीक्यूट करता है। तो ये मतलब उसका प्रोसेस ऐसे रहता है कि जितना भी आपने सोर्स राइट किया, तो एवरी सोर्स में एक लाइन उठाई, उसे चेकआउट किया, उसमें कोई प्रॉब्लम शो नहीं है, तो नहीं है तो उसको आगे वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके उसे यूज कराता है। और कुछ ऐसी एग्जांपल है जिसमें हम लोग बात करें कि इंटरप्रेटर आज की डेट में भी यूज होता है। तो बेसिक लैंग्वेज है, क्यू बेसिक है, विजुअल बेसिक है, तो इन लैंग्वेज में भी हम लोग इंटरप्रेटर को यूज करते हैं। एक्चुअली इंटरप्रेटर्स का ये एक बेनिफिट रह जाता है कि जब हम लोग इसे यूज करेंगे, वो एक एक लाइन पर वर्क करता है। पूरी राइट मतलब पूरा होल प्रोग्राम जो कंपाइलर रीड करता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको एरर डिटेक्ट करता है। बट इंटरप्रेटर का जो एडवांटेज है कि वो एक लाइन लेता है, उसे वो चेकआउट करता है जब आपकी लाइन को कंप्लीशन होती है, और अगर उसमें कोई एरर होएगा तो वो ट्रांसलेटिंग स्टॉप कर देगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा जब तक वहां पर एरर्स नहीं है। तो ये मतलब पूरे प्रोग्राम को। एंड आफ्टर दैट मतलब जो हम लोग बात करें कि इंटरप्रेटर ऑफर करता है प्रोग्रामर्स को कुछ ऐसे एडवांटेज जो जिनके अकॉर्डिंगली उसको लैंग्वेज में वर्क करना इजी रह जाता है, उसे पता चल जाता है कि काम पर क्या एरर है, तो इमीडिएटली उसे करेक्ट किया जाता है एंड देन प्रोग्राम को राइट किया जाता है। तो ये उसका एडवांटेज रहता है। और ये प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। अगर डीकम्पाइलर की हम लोग बात करते हैं कि आपका जो मशीन कोड है वो आपको एक्सप्रेस करता है सेम एज मॉनिटर के ऊपर जो आप विजुअलाइज करना चाहते हैं। एंड अ प्रोग्राम दैट इज ट्रांसलेट बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज इज यूजली इज कॉल्ड द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड सोर्स ट्रांसलेटर। इनके थ्रू भी हम लोग इनको यूज करवाते हैं। तो वो अलग अलग एक्सप्रेशन है जिनके थ्रू इसे यूज किया जाता है। अब इन दोनों की बात अगर हम लोग करें कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स के बारे में, तो जो कंपाइलर है, कंपाइलर का अपना एडवांटेज है, इंटरप्रेटर का अपना एडवांटेज है, बट दोनों का जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल इंस्ट्रक्शन टू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में, एंड वो एक मशीन लैंग्वेज बन जाती है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल इंस्ट्रक्शन टू द इंटरमीडिएट फॉर्म में। तो वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट हो जाती है और एग्जीक्यूट हो जाती है, बट जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है। तो उसने एक लाइन रीड करनी है और रीड करने के बाद उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में डाल देना है, फिर नेक्स्ट लाइन रीड करनी है, इंटरमीडिएट फॉर्म में डाल देना है, एंड बाद में उसे क्लब करके उसको एग्जीक्यूटिंग में कन्वर्ट किया जाता है। बट कंपाइलर वो सारा काम अपने आप ही करता है, पूरा होल प्रोग्राम को रीड करता है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बिफोर एग्जीक्यूशन जितना भी प्रोग्राम का होता है उसे कंपाइल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। मतलब कंपाइलिंग करने के बाद जब उसका नेटिव कोड बनता है, एग्जीक्यूटिंग कोड बनता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम आपका रन होता है, एग्जीक्यूटेड होता है। एंड आफ्टर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन वो रीड करेगा इंटरप्रेटर्स और उसको फिर देन एग्जीक्यूट करेगा, एंड सेकंड लाइन रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो कि कंपाइलर एकदम से पूरा जो है पूरा एग्जीक्यूट कर देता है। अगर एरर की हम लोग बात करें कि दोनों में जो डिफरेंस है ये है कि जब हम लोग कंपाइल करते हैं पूरे प्रोग्राम को, वो पूरे का पूरा प्रोग्राम कंपाइल कर लेता है, एंड अगर उसमें कोई एरर होएगा वो आपको बताएगा कि इस लाइन पर ये वाला एरर है और उसे हमें करेक्ट करना है। अगर हम लोग इंटरप्रेटर की बात करें तो वो पूरा प्रोग्राम रीड नहीं करता है, वो एक एक लाइन को रीड करता है। तो जहां पर भी उसे फर्स्ट एरर मिला तो वहां पर आपकी ट्रांसलेटिंग स्टॉप हो जाती है, तो वो आगे उसे ट्रांसलेट नहीं करेगा। और जो कंपाइलर के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करें कि जब सक्सेसफुली वो कंपाइल हो जाता है तो वो उसका एक एग्जीक्यूटिंग कोड बनता है, और वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिंग कोड आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर यूज करवा सकते हो, जो उसका एग्जीक्यूटिंग कोड होता है। अगर हम लोग इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर का जो इंटरमीडिएट फॉर्म बनते हैं उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, तो वहां पर हमें हेल्पिंग लेनी पड़ेगी इंटरप्रेटिंग प्रोग्राम के थ्रू, मतलब उनको भी आगे ट्रांसलेट करना पड़ेगा उस चीज को, तब वो आपका एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करता है। तो इसका थर्ड मेथड ये भी है कि हम लोग जब
कोई मतलब जो मशीन कोड जनरेटिंग करते हैं और उसके लिए असेंबलर को यूज करते हैं। तो जो असेंबलर है वो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो जो वो असेंबलर का वर्क है तो उसने वो चीज को वर्क करना होता है। अब इस चीज को अगर हम लोग बात करें कि वो कैसे ये सारा कुछ होता है, सपोज आपके पास कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो हम लोग सी के अकॉर्डिंगली या C++ के अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करवाते हैं। तो उन प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, क्योंकि कंपाइल करना जरूरी है, तभी हमें पता चलता है कि इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। तो उसके अंदर जो कंपाइलर के इंटरनल पार्ट होते हैं जो कन्वर्टली वो चेकआउट करते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर है, सिंटैक्सली एनालाइजर के पास ट्रांसफर होता है, फिर सिंटैक्स एनालाइजर के पास ट्रांसफर होता है, एंड आफ्टर दैट वो उसका एक कोड जनरेट करता है, उस एग्जीक्यूशन ट्रांसलेट करवाता है, मतलब एक एक लाइन को उठाता है और उसमें सिंटैक्सली वो सारा चेकआउट होता है। वो सारा इन पार्ट के थ्रू यूज किया जाता है, एंड आफ्टर दैट जब आपका सक्सेसफुली वो कंपाइल हो जाता है, उसमें कोई एरर नहीं रहता है, एंड देन वो आपको एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है। वो जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो बेसिकली आपकी इंटरमीडिएट लैंग्वेज एक कोड होता है, मतलब जिसको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग नहीं किया जाता। जब हम लोग ये बोले कि जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड है वो लैंग्वेज इनकम्प्लीट होता है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर जो आपका सोर्स है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड कुछ लाइब्रेरी रेफरेंस उसके अंदर रह जाते हैं जो हमने वहां पर यूज किए हुए हैं। तो उनको हम लिंकर के थ्रू मर्ज करवाते हैं और पूरा जो कोड है उसको एग्जीक्यूटिंग कोड में कन्वर्ट करते हैं लिंकर के थ्रू, एंड देन आपका वो जो एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल होता है, जो एग्जीक्यूटिंग कोड बनता है, वो आगे जाके फिर एग्जीक्यूट होता है। मतलब वहां पर लिंकर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी लाइब्रेरी है जिनके थ्रू आपने कुछ उसके मेथड को यूज किया हुआ है, तो उनके रेफरेंस रह जाते हैं, उन रेफरेंस को भी हमें इंटरप्रेट करना है और उनके कोड को भी आगे फाइल के अंदर मर्ज करना है। तो जब वो पूरा कोड आपके पास आ जाता है तो वो आपकी एग्जीक्यूशन रिजल्ट होता है जो आपको प्रोवाइड होता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फाइल क्रिएट होने के बाद। तो ये सारा उसका मतलब इंटरनल लेयर है जब हम लोग उसे कंपाइलिंग और लिंकिंग करवाते हैं, एंड आफ्टर दैट ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। अब सी के अंदर जब हम लोग कुछ कोड राइट करते हैं तो वो कोड कैसे राइट करने हैं, उसके कुछ सिंटैक्स हैं जो हम लोग यूज करवाते हैं। तो बेसिकली हम लोग फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं यहाँ पर। तो टू टाइप ऑफ फंक्शन है जो यहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन फंक्शन होएगा जो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट मतलब फंक्शन है। अगर आपका फंक्शन C++ के अंदर ये नहीं रहेगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज आपका जो एंट्री पॉइंट है, जो एंडिंग पॉइंट है, वो मेन के थ्रू ही होता है। तो मेन फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फंक्शनलिटी उसकी डिफरेंट होती है। तो उसमें जितनी भी हम लोग स्टेटमेंट राइट करते हैं उन स्टेटमेंट को वन बाय वन करके वो एग्जीक्यूट करता है। जहाँ ये बोलो कि आपका जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होना है वो मेन फंक्शन से ही होना है। तो C एंड C++ में मेन फंक्शन को हमें यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होएगा कुछ इस लेवल से होएगा कि जैसे ये मेन प्रोग्राम है जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, ब्लॉक एंड हुआ है, इंटरनल उसकी स्टेटमेंट होएगी जो हम लोग यूज करेंगे, वो हम पर डिपेंड करेगा। और कुछ ऐसी फंक्शनलिटी है जो डिफरेंटली टास्क परफॉर्म करती है, तो उनको हम डिफरेंटली लेबलिंग एज ए फंक्शन यूज करेंगे। जैसे ये फंक्शन 1 बना हुआ है, इसका अपना कोड है, फंक्शन 2 है, इसका अपना कोड है, क्योंकि जितना भी सी के अंदर हम लोग कोड करते हैं वो फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो सपोर्टेड फंक्शन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो आपका मेन फंक्शन होता है, जहां से हमने स्टार्ट करना है सारा कुछ। तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे फंक्शन वहां पर हम लोग कॉल करते हैं जो पहले से डिफाइन किए जाते हैं, जो हम लोग खुद डिफाइन करते हैं, जिनको हम बार बार यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब फंक्शन विद इन फंक्शन जितने भी आप कॉल करना चाहते हो आप कर सकते हो, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सी का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है कि हमें वहां पर
जो नीड रहेगी वो ये रहेगी कि हमें कुछ लाइब्रेरी फंक्शन भी चाहिए होंगे और अपनी स्टेटमेंट जब राइट करेंगे, एंड कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन चाहिए होंगे जो लाइब्रेरी में एग्जिस्ट नहीं होंगे, तो उनके अकॉर्डिंगली हम लोग खुद भी डेवलप करके उनको प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। फंक्शन विद इन फंक्शन को भी यूज किया जा सकता है, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जितने मर्जी हम लोग ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सी के अंदर जब हम लोग प्रोग्राम राइट करेंगे, तो सपोज ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज फ्लैश कर रहे हैं हेलो वर्ड्स। तो सी प्रोग्राम में जब इसे हम यूज करेंगे कुछ लाइब्रेरी चाहिए होगी, तो वो लाइब्रेरी को स्टार्टिंग में हम लोग राइट करेंगे, जैसे studio.hr स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जिसके अंदर कुछ फंक्शन है, जैसे printf हम लोग नीचे यूज करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ फंक्शन है, तो उसको हम लोग यूज कराएंगे, तो उसकी जो लाइब्रेरी है वो हमें यहाँ पर राइट करनी पड़ेगी। तो इन फंक्शन को जब हम लोग यूज करेंगे तो उसकी जो हेडर फाइल्स होगी वो बिगिनिंग में हमें राइट करनी होगी। तो जैसे हैश इंक्लूड के साथ ये studio.h को हमने एक राइट किया, जिसका मतलब इस फाइल को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं फाइल के अंदर, और उसके कुछ फंक्शंस होंगे जिन फंक्शन को हमें मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। तो वहां पर जो स्टूडियो का फंक्शन है printf यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर जो आप राइट करना चाहते हो वो आपका स्क्रीन पर विजुलाइज हो जाएगा। तो हेलो वर्ड हमने यहाँ पर राइट किया printf के अंदर, और एंड लास्ट में जाकर प्रोग्राम को हमने रिटर्न 0 कर दिया, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है जो मेन फंक्शन है या तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो वॉइड कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, इन लेटर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में करेंगे इस चीज को, अदरवाइज रिटर्न करना जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सिंटैक्स है जो हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर, जैसे ये कमेंट्स हैं, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स है, फिर आपका मेन फंक्शन है जो आपका यूज हो रहा है, जो आपका मेन एंट्री पॉइंट है, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट है हमने कुछ राइट करनी है, और प्रोग्राम के लास्ट में जाकर मेन के हमें रिटर्न करना है एंड ब्लॉक को ऑफ करना है। तो इस लेवल के सिंटैक्स होंगे। अब उसका जो स्टेप है कि कैसे सी प्रोग्राम को हम लोग राइट करें, तो उसका जो स्टार्टिंग है, तो हम लोग बात कर रहे हैं टर्बो सी की। अगर टर्बो सी हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अगर अकॉर्डिंग टू सिस्टम कंपैटिबिलिटीज हम लोग यूज करवा सकते हैं, तो वो उसके सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हैं जो जिनके थ्रू हम लोग यूज करवा सकते हैं, और कैसे उसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसे यूज करना है, कंपाइल कैसे करना है, इंटरप्रेट करना है। तो टर्बो सी को इंस्टॉल जब हम लोग कर लेते हैं, तो आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि मतलब उस फोल्डर में जाना है जहां पर आपने टर्बो सी को इंस्टॉल किया हुआ है, एंड डॉस प्रॉम्प्ट में जाकर हमें tc.exe टाइप करना है या tc टाइप करना है, तो वो आपका जो टर्बो सी का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, जहां पर हमें वो प्रोवाइड करेगा एडिट विंडो, जिसके अंदर हमें प्रोग्राम को राइट करना है। जो भी मैंने प्रीवियस कोड आपको दिखाया था ऐसा प्रोग्राम वहां पर हमें राइट करना है, एंड आफ्टर दैट उसको सेव कर लेना है। जब भी हम लोग इसको सेव करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंगली जितने भी सी के प्रोग्राम्स होते हैं तो फाइल नेम के साथ .c लिखना जरूरी है। सी इज द एक्सटेंशन नेम, तो वो रेफर करना जरूरी है। तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो F2 या Alt+F, तो इसके शॉर्टकट की से हम लोग इसे यूज करवा सकते हैं। तो फाइल को हम लोग सेव करेंगे .c के साथ, एंड उसके बाद मतलब जो प्रोग्राम आपने राइट कर रखा है तो उसको हमें कंपाइल करना है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसे हमें डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए Alt+C एंड Alt+F9 इसको हमने यूज करना है कंपाइल करने के लिए। एंड जब आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, वो आपको एक एग्जीक्यूटिंग फाइल जो है वो कन्वर्ट करके देगा। तो उस फाइल को हमें रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो Alt+R के साथ भी कर सकते हैं, Ctrl+F9 के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपका प्रोग्राम जो होगा एग्जीक्यूट होएगा, एंड उसकी जो आउटपुट है, कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो इमीडिएटली वो रिटर्न बैक हो जाता है एडिटर्स में, तो जहां पर आपने सोर्स को राइट किया हुआ है, तो उस प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसे हमें शो करवाना है Alt+F5 के साथ, तो वो आपका शो अप हो जाएगा।
अब मेन थिंग इसके अंदर ये है कि जब हम लोग प्रोग्राम को राइट करेंगे तो प्रोग्राम जब राइट किया जाता है तो उसके अंदर एरर्स भी होंगे। तो मेन फोकस हमारा जो रहेगा एरर्स के ऊपर होएगा। तो रूल के अकॉर्डिंगली ये है कि अगर आपका प्रोग्राम आपने राइट किया हुआ है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो इनकम्प्लीटेड है, तो उसको हमें कंप्लीट करना होगा, उसकी करेक्शन करनी होगी कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है जो रनिंग टाइम में आती है, कंपाइल टाइम में नहीं आती है। तो रनिंग टाइम में उसके रिजल्ट को देखना कि वो रॉन्ग तो नहीं है। अगर वो रॉन्ग है नहीं है तो डेट मीन्स कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो रहा है और उसमें कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है। तो उसमें अगर हमें ये चेकआउट करना है कि कोई एरर तो नहीं है, अगर किस टाइप का एरर है वो हमें चेकआउट करना है। तो बेसिकली ये 3 टाइप ऑफ एरर्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स। ये 3 एरर्स है जो बेसिकली डिडक्ट होते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो सिंटैक्स एरर की बात अगर हम लोग करें तो ये जो एरर्स होता है जहां पर हमने कोई स्टेटमेंट राइट की, रूल को फॉलो अप नहीं किया, कुछ मिस्टेक कर दी, तो वहां पर हमें वो एरर जनरेट कर देगा। मतलब एज ए सिंटैक्सली कोई आपका एरर रहेगा कि आपने कर्ली ब्रैकेट ऑन की हुई है बट ऑफ नहीं की हुई, इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ है, सेमीकोलन आपने नहीं राइट किया हुआ है, तो डेट मीन्स कि वहां पर आपको वो एरर शो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसका एक सिंटैक्स रूल को या ग्रामेटिकली रूल बोल सकते हैं, उसको आपने फॉलो अप नहीं किया हुआ है। तो वहां पर आपको वो लिस्टेड कर देगा कि यहाँ पर ये वाले एरर्स हैं, तो उन एरर को हमें फॉलो करना है। एज एग्जाम्पल कि सपोज यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है बट लास्ट में हमें सेमीकोलन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका एरर जो है वो 100% श्योर है कि आएगा। तो आपने वहां पर चेकआउट करना है कि आपका एरर क्या है। स्टेटमेंट मिसिंग एरर है आपका वहां पर, तो उसको आपने करेक्ट करना है। तो लास्ट में मतलब एवरी स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन, तो वो हमें राइट करना होता है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म है, ये इनकरेक्ट है। तो ऐसे आपको वहां पर एरर को डिटेक्ट करना है कि कहां पर क्या एरर है। वो आपको हेल्पिंग करेगा, बताएगा आपकी इस लाइन में ये एरर है, तो उसको देखकर हमें उसे करेक्ट करना होता है। ये सारे अगर ऐसे एरर हैं कि ब्रैकेट नहीं डाली हुई, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ नहीं प्रॉपर किया हुआ है या सेमीकोलन नहीं डाला हुआ है, तो ये सारे सिंटैक्स एरर्स में आ जाते हैं। एक होते हैं लॉजिकल एरर्स कि आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइलिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, बट आपके लॉजिक में प्रॉब्लम्स है कि आपका जो रिजल्ट है जब एग्जीक्यूट करोगे इस चीज को, तो वो प्रॉपर वे में आपकी रिजल्टिंग जो है वो रॉन्ग शो कर रहा है। तो उसमें बहुत सारी हैपनिंग्स होती हैं कि डेटा टाइप्स को लेकर, कैलकुलेशन को लेकर, वहां पर हमें उसे एग्जैक्ट टाइप से राइट करना है, उसे चेकआउट करना है कि आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने के बाद जो आउटपुट आ रही है कि वो करेक्ट है या नहीं है, वो हमें चेकआउट करना है। क्योंकि कंपाइलर वहां पर कोई एरर शो नहीं करेगा, वो रनिंग टाइम है, तो रनिंग एरर है। जो आपका लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है तो आपने सही बिल्ड नहीं किया उसको, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हो जाती है। और जो रन टाइम एरर है वो ये होता है कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, लॉजिक में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कई बार हम लोग डाटा सप्लाई में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाते हैं। तो उस टाइप के जो एरर्स होते हैं वो हमें जनरेट करता है कि आपका वहां पर लॉजिकली सिंटैक्स एरर नहीं है, बट आपने कुछ ऐसी हैपनिंग की जिसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, तो दैट मीन्स की इज द रन टाइम एरर्स है। तो वो जो एरर्स हैं वो अलग अलग टाइप से होते हैं। लाइक सपोज आप लोग कोई डिवीजन कर रहे हो, जब आप किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वहां पर आपको वो एरर जनरेट करेगा। या फिर आपका ये हो सकता है कि लॉगरिथम आप फाइंड आउट कर रहे हो बट वो नेगेटिव नंबर से फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है। या ऐसे ही स्क्वायर रूट वगैरह होता है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो बट वो नेगेटिव इंटीजर के साथ कर रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। तो इनको हमें करेक्ट करना है, डिटेक्ट करना है, एरर फ्री करना है चीज को। अब मेन आ जाती है कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम को राइट करेंगे तो उसके अंदर रूल्स क्या होने चाहिए। तो जो रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना है कि सी के अंदर जब हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो एक सेपरेट स्टेटमेंट में होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो वहां पर जितनी भी आप सीरीज राइट करते जा रहे हो या स्टेटमेंट राइट करते हो वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए, कंप्लीटेड फॉर्म में होनी चाहिए। एंड स्टेटमेंट जब हम लोग राइट करेंगे
तो उसमें क्या है कि मस्ट बी अपीयर इन द सेम ऑर्डर्स, और उसमें हम लोग उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम होएगा उसका आउटपुट क्या आना है, उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट उसके अंदर डाली जाती है वन बाय वन करके, कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी। वो ऑर्डर को हमें वैसे ही राइट करना है उसके अंदर, और फिर उसको वो फॉलोअप करके आपको आउटपुट जनरेट करेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने जैसे भी उसमें लिखा तो आउटपुट उसके अपोजिट वो अपने आप ही चेकआउट करके वो आपको शो करवाता है। नहीं, जो आप प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट जैसे इंस्ट्रक्शन आप सीरीज ऑर्डर में राइट करोगे, इन ऑर्डरिंग में राइट करोगे, वैसे वो वन बाय वन करके उसको एग्जीक्यूट करता है। वो अपनी तरफ से वैसा कुछ नहीं करता है, वो आपके ऑर्डर को फॉलो करता है। एंड ब्लैंक स्पेसेस आप डाल सकते हो, तो वो एक इम्प्रूव करता है रीडेबिलिटीज की वर्ड के अंदर। तो वहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस को आप अलाउ करवा सकते हो विद इन कीवर्ड्स जो आप लोग यूज करोगे उसके अंदर। तो और जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स रहेगी, जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो वो इन स्मॉल लेटर्स में हमें राइट करनी है। कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि जो स्टेटमेंट आपने एक पोजीशन पर राइट की वो आप किसी दूसरे पर नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो आप कोई भी स्टेटमेंट को किसी भी पोजीशन पर राइट कर सकते हो, और जितने बार आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। और जितनी भी सी की स्टेटमेंट्स होगी वो एंड विद सेमी कॉलन होगी, कि जहां पर आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर आपने टर्मिनेटर सेमी कॉलन डालना है, तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें ये होता है कि आपका जो कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने कुछ कॉम्प्लेक्स वर्क किया हुआ है, तो इन रिमेम्बरिंग उसमें कमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो जब भी कमेंट्स डालनी है तो उसके लिए हमारे पास जो रहना चाहिए वो आपका मतलब कमेंट्स का जो मतलब रूल्स है उसको फॉलो अगर करना है, डबल स्लैश या स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसके थ्रू हम लोग उसको यूज करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कमेंट जो है वो अननेसेसरी हम लोग डाल रहे हैं, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको हाईलाइट करना चाहते हो, वहां पर आप एज ए मतलब कमेंट्स को यूज कर सकते हो। तो जब भी हम लोग कमेंट्स को यूज करेंगे कि प्रॉपर प्लेस में राइट करेंगे, तो वो उस पर भी कोई एज रूल नहीं है, कहीं पर भी आप लोग कमेंट्स को यूज कर सकते हो, बट सिंटैक्सली आपका वो सही होना चाहिए। एज एग्जांपल कि यहाँ पर हम लोग एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है जो राइट किया हुआ है, एंड बिफोर यहाँ पर हमने राइट कर दिया फॉर्मूलाज। मतलब ये कमेंट्स है, ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा, इसमें आप कैपिटल स्मॉल जिसका भी कॉम्बिनेशन डाल के टेक्स्ट को राइट करना चाहते हो आप राइट कर सकते हो। तो एज ए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसमें हमने स्टार्टिंग में ही राइट करना है या एंडिंग में राइट करना है, तो आप इन बिटवीन भी राइट कर सकते हो। जहां पर जो आपको ये नजर आ रहा है, तो जहां पर इन बिटवीन हम लोग राइट कर रहे हैं, तो जैसे ये कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूलाज, तो यहाँ पर भी कैसे कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कमेंट्स आ जाते हैं, कंपाइलर उसको इग्नोर करता है, फिर आगे वाले को फॉलो करके उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं। बट कई बार होता है कि हमने कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर ही हमें उसे राइट करना है, तो वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं स्टेटमेंट के साथ कि ये आपका जो फॉर्मूलाज है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसे यूज करवा रहे हैं, या इसके अंदर जो हमारे ये कुछ वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो किस पर्पज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वहां पर कमेंट्स को राइट किया जा सकता है। और अगर हम लोग सपोज कमेंट्स को राइट नहीं करते हैं, तो अगर हम कोई ऐसा बिग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें टीम वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर टीम मेंबर्स को थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और अगर कमेंट्स प्रॉपर राइट किए होंगे तो वो टीम मेंबर के लिए इजी होंगे, वो उसको इजीली अंडरस्टैंड करेगा और उसको आगे राइट करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पर ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है कि आपने जो टेक्स्ट आपने राइट करने हैं वो स्मॉल है कैपिटल है, वो आपकी मर्जी है। विद इन कमेंट्स अगर आपने कुछ भी टेक्स्ट राइट करना है, तो वहां पर हमें कोई ऐसा नहीं है कि स्मॉल लेटर में ही राइट करनी है या कैपिटल लेटर में राइट करनी है, वो आपकी मर्जी है, जैसा आप उसे यूज करवाना चाहते हो इन कैपिटल स्मॉल में, एज ए प्रोग्रामर के अकॉर्डिंगली वो वहां पर राइट कर सकता है। और कमेंट्स को कभी भी नेस्टेड नहीं करना है। नेस्टेड मतलब कमेंट के अंदर कमेंट को नहीं डालना है। अगर ऐसे हमें यूज करना है तो वहां पर एरर जनरेट करेगा। एज एग्जांपल कि जहां पर हमने कमेंट्स को स्टार्ट कर लिया, उसके अंदर फिर से एक कमेंट स्टार्ट कर दिया,
तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर नहीं करना है हमें, जो इन बिटवीन हमने कमेंट राइट किया हुआ है इसको नहीं लेना है, तो ये रॉन्ग है। और अगर हमें राइट करना है तो मल्टी लाइन में हम लोग राइट कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन के लिए भी हम लोग ऐसे उसको राइट करवा सकते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी, थर्ड लाइन होगी। तो स्टार्टिंग में हमने मतलब कमेंट्स को डाल दिया, स्टार्ट कर दिया, और लास्ट लाइन में जाकर उसको एंड कर दिया। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो कमेंट का एज ए जो रूल है उसको हमने फॉलो करना है, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इसका, कि जब डॉक्यूमेंटिंग पार्ट के लिए हम लोग यूज करवाते हैं। प्रोग्राम्स को हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, कि जब हम लोग वो प्रोग्राम को राइट करते हैं एंड कंपाइल करने के बाद उसको एग्जीक्यूटिंग करवाया जाता है। तो उसके लिए जो स्टेप है हमें फॉलो करने हैं कि पहले प्रोग्राम को राइट कर लेना है। राइट करने के बाद होल प्रोग्राम राइट करो एंड आफ्टर दैट उसको कंपाइल कर लो कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। जहाँ जहाँ पर एरर होएगा कंपाइलर आपको बता देगा कि जहाँ पर ये वाला एरर है, तो उसको आप पहले करेक्ट कर लो एंड आफ्टर दैट उसे रिकम्पाइल करो। अगर जब तक वो एरर लेस नहीं हो जाता तब तक उसे कंपाइल करते रहो। आफ्टर कंपाइलिंग वो आपका एक इंटरमीडिएट कोड बनता है, ऑब्जेक्टिव कोड बनता है। तो फिर लिंकर के थ्रू उसकी लाइब्रेरी को नाल मर्ज करके हम लोग क्या करते हैं, उसका एक एग्जीक्यूटिंग कोड बनवा लेते हैं। वो जो कोड बनता है एग्जीक्यूटिंग कोड, वो किसी भी मशीन पर आप लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हो। वो डिवाइस इंडिपेंडेंट होता है और उसको आप लोग कहीं पर भी रन कर सकते हो। तो ये उसके स्टेप हैं कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम को राइट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, बिफोर एग्जीक्यूटिंग पहले राइट करना है, कंपाइल करना है, लिंक करना है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग करेंगे कि सपोज हमारा जो इनिशियल टास्क है जिसमें हम लोग डाटा प्रोसेस कर रहे हैं एडिटिंग प्रोग्राम के अंदर, मतलब हमारा जैसे टर्बो सी है उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं और उसको पूरा राइट कर लिया, वो आपका सोर्स प्रोग्राम है। एंड आफ्टर दैट हम लोग उसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। अब कंपाइलिंग में दो थिंग्स होंगी, या तो एरर होएगा या नहीं होएगा। अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर होएगा, वो जो एरर्स है अगर आपको दिखाएगा तो वो आपको एक पूरी लिस्ट जनरेट कर देगा। आपने सोर्स प्रोग्राम में जाकर उस लाइन में जाकर जहां पर एरर है उसको करेक्ट करना है, अगेन उसको कंपाइल करना है। जब वो कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं होएगा उसके अंदर, तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड करेगा विद लाइब्रेरी रेफरेंस। तो हमें क्या करना है कि वो जो लाइब्रेरी रेफरेंस है लिंकर के थ्रू उनको मर्ज करना है, लाइब्रेरी फाइल को और जो आपका सोर्स कोड बना हुआ है ऑब्जेक्ट कोड, तो दोनों को मर्ज करके उसको इंटरप्रेट करके उसका एक एग्जीक्यूटिंग कोड जो है वो तैयार करना है। वो जो एग्जीक्यूटिंग कोड होएगा वो मतलब मशीन पर आपका रन होएगा एंड आफ्टर दैट उसमें आप डाटा सप्लाई करोगे। अब जो डाटा सप्लाई आप कर रहे हो तो उसके अंदर या तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होएगी या नहीं होएगी। अगर लॉजिकल प्रॉब्लम है, डाटा एरर्स है, तो उसको आपने करेक्ट करना है मेन आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर एंड अगेन उसको रिकम्पाइल करने के बाद, लिंकिंग करवाने के बाद फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है एंड फिर से आप उसमें डाटा सप्लाई करोगे, इनपुट करोगे डाटा। और अगर कोई लॉजिकल एरर नहीं है, कोई डाटा एरर्स नहीं है, तो वो आपको एक करेक्ट आउटपुट आपको शो करेगा। तो ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरा, जो हम लोग इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक जो उसके अंदर वर्क करते हैं। बट जहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है टर्बो-सी के अंदर कि हम लोग एक ही मतलब आपके इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर्स भी है, आप बड़े इजीली उसको यूज करा सकते हो और लोडर के थ्रू उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हो। अब सी प्रोग्राम जो होता है कि हम लोग ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ टर्बो-सी में यूज कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग यूज करवाते हैं, कोड ब्लॉक्स हैं, देव C++ है, उसके अंदर भी हम लोग करवा सकते हैं, ऑनलाइन शिप कोड है उसके थ्रू भी हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो टर्बो-सी के थ्रू भी कर सकते हैं। बट अगर ये भी नहीं है तो आप सपोज आप डिफरेंट एनवायरमेंट पर वर्क कर रहे हो, डॉस पर आप डायरेक्टली कोड को राइट कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, यूनिक्स पर डायरेक्टली राइट कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। तो ये डिफरेंट जो इन्वायरमेंट है, जैसे यूनिक्स की हम लोग बात करें तो यूनिक्स सिस्टम के अंदर हम लोग BI एडिटर या एडिट ED को यूज करते हैं। उसके अंदर सोर्स प्रोग्राम को राइट करके उसको सेव कर लेते हैं विद फाइल नेम C एंड उसको जब कंपाइलिंग करवाया जाता है तो उसका जो एग्जीक्यूटिंग कोड बनता है तो वो ऑटोमेटिकली मतलब एक उसके नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है
वो जो होता है ए डॉट आउट। ए डॉट आउट जो है आफ्टर कंपाइलिंग एग्जीक्यूटिंग, वो आपको मतलब एक एग्जीक्यूटिंग कोड बनता है आपके पास लिनक्स के अंदर, ए डॉट आउट। उसको आप रीनेम करके फाइल नेम डॉट ए डॉट आउट आप कोई भी डाल सकते हो। या फिर जब इसे कंपाइल किया जाता है तो एक डिफरेंट साइड से हम लोग कंपाइल करते हैं। सीसी जो सी कंपाइलर है उसके साथ फाइल नेम के साथ हम लोग लिंकिंग जो उसके मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनको भी अटैच करवा सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग करवा सकते हैं। जब नॉर्मल सीसी फाइल नेम के साथ अगर आपके पास मैथमेटिकल फंक्शन आपने वहां पर राइट कर रखे हैं तो उनकी लाइब्रेरी को भी उसके साथ मर्ज करना है, तो वहां पर आप -lm के साथ उसको कंपाइल कर सकते हैं। जब वो आपका कंपाइल हो जाएगा उसको आप लोग एग्जीक्यूट करवा लोगे। वो ए डॉट आउट नाम से आपकी एक फाइल तैयार होगी और उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। अगर डॉस मोड में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो डॉस में जाकर कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर एडिटर्स में जाकर हम लोग एक प्रोग्राम राइट करेंगे, उसको सेव करेंगे डॉट सी के साथ। सपोज पे डॉट सी एक हमने प्रोग्राम राइट किया तो कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर हम लोग msg के साथ उसे कंपाइल करेंगे और आफ्टर कंपाइलिंग वो आपको एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा और उस ऑब्जेक्ट कोड को हम लोग लिंक करवाएंगे लिंक कमांड के साथ। लिंक और जो आपका फाइल डॉट ऑब्जेक्ट होगा उसको लिंक करवाओगे तो आपको वो जनरेट करेगा। अगर कोई भी एरर नहीं है तो वो जनरेट करेगा आपको एग्जीक्यूटिंग फाइल्स। वो जो एग्जीक्यूटिंग फाइल्स होगी उसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हो, मतलब वो आपकी exe फाइल बनेगी जो यूज होगी। तो मतलब ये एक पूरा अलग अलग स्ट्रक्चर है कि हम लोग कौन कौन से एनवायरनमेंट पर इसको हम लोग यूज करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमें इंट्रोडक्शन लेवल पर हमने इसे यूज करवाया।